ऑल राइट, सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 8 मूड गर्भ निदान हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम माल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हेतु दे रखे हैं बहुत सारे श्लोक नंबर 3 में। ठीक है, श्लोक नंबर 4 में लक्षण दिए हुए हैं और जो भेद है मुख्य तौर से भेद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो असल वाला चैप्टर है वो भेद से ही स्टार्ट हो रहा है। फिर भी यहाँ पे एक आध चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। हेतु आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो बिल्कुल लास्ट लाइन है हेतु की, तीसरी लाइन, उसे हम लोग देखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। देखेंगे, लकड़ी या पत्थर की चोट से फल अपने वृंत के बंधन से छूट जाता है। ये गर्भ के लिए बोला गया है कि गर्भ अपने बंधन से छूट जाता है। मूड गर्भ मतलब माल प्रेजेंटेशन है ना, सिर ऊपर या हाथ पैर, एक हाथ आ गया योनि मार्ग से बाहर, एक पैर आ गया है ना, माल प्रेजेंटेशन। नॉर्मल से कोई भी अलग कंडीशन होगी उसको हम माल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फल का एग्जाम्पल दे रखा है। यदि फल में हम लोग पत्थर मार के उसे उसके वृंत या डंठल से निकाल दें, ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिर्फ ये याद रख लेंगे। फलम इव वृंत बंधनात् अभिघात विशेष है। ठीक है, लक्षण में भी लास्ट लाइन देख लेंगे। ठीक है, इसको मैं पढ़ देती हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ लास्ट में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फिर भी इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, उक्त कारणवश बंधनों से मुक्त हुआ गर्भ गर्भाशय से निकलकर माता के यकृत, प्लीहा और आंत्र को जो गर्भ वृद्धि जन्य दबाव से ऊपर उठा गए थे उनके साथ या उनके विवरण के नीचे ही और गिरता हुआ कोष्ठ में संक्षोभ उत्पन्न करता है। गर्भ उस स्त्री के जठर में संक्षोभ से अपान वायु मूढ़ होकर पार्श्व, बस्ती, शीर्ष, उदर, योनि में शूल, आनाह तथा मूत्र की रुकावट, इनमें से किसी एक रोग को उत्पन्न कर रक्तस्राव के साथ तरुण गर्भ को गिरा देता है। तो इनमें से कोई भी एक या अनेक लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, जो तरुण है मतलब जिसको 9 महीने 7 दिन नहीं हुए हैं उसको हम तरुण गर्भ कहेंगे। ठीक है, तो वो अपान वायु की दुष्टि के कारण ही होता है और अपान वायु की दुष्टि इतने सारे कारण उन्होंने बता रखे हैं, इसके कारण हो सकती है। ठीक है, वही गर्भ कुछ काल बाद बढ़कर अनुचित तरीके से अवतरित होकर, अब हाईलाइट करेंगे, अपत्य पथ योनि नलिका मतलब विजाइना में आकर, जहाँ से बेबी बाहर आता है, क्राउनिंग दिखती है, वो योनि नलिका है, उसमें आकर बाहर न निकले और अपान वायु के वैगुण्य से मूर्छित हो जाता है, उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं ना। तो हमने देखा था अपान वायु के ही सब कार्य होते हैं, मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तव, इन सबको निकालना। ठीक है, अपान वायु की दुष्टि के कारण ही होता है। श्लोक में भी हाईलाइट कर लेंगे, विगुण अपान सम्मोहितम गर्भम मूढ़ गर्भम इत्यचक्षते। ठीक है, अब हम भेद देखते हैं। भेद इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से हम इन्हें पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये। इससे क्वेश्चन आया है, हर 1 साल 2 साल में क्वेश्चन आता है ही है मूढ़ गर्भ से ना कोई आचार्य का पूछते ही हैं। AIAPGT 2023 का जो अभी पेपर हुआ था रिसेंटली, वो उसमें भी आया था, मैच द कॉलम में आया था। एक जगह मूढ़ गर्भ बता दिए थे और एक जगह लक्षण बता दिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान से हम पढ़ेंगे अभी। एक मिनट रुकेंगे।
ऑल राइट, देखते हैं फर्स्ट लाइन देखते हैं। ततः स कीलः प्रतिखुरो बीजकः परिग इति। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? कील। ठीक है, कील, प्रतिखुर, बीजक और परिग, ये 4 हैं। सबसे पहले हम कील देख रहे हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से हाईलाइट करेंगे, इतना हाईलाइट कर लेना। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ट्रिक्स से पढ़ेंगे इसे। कील में क्या है? ऊर्ध्व बाहु शिरः पादो योनि मुखम निरुद्धि कील। तो कील में क्या होता है? ऊर्ध्व गर्भ, हस्त, जो बेबी है उसके हाथ, सिर, पाँव को ऊपर रखकर योनि मार्ग को कील की तरह अवरुद्ध कर देता है। तो जब भी हम कैसे याद करेंगे, जब भी हम कील गाड़ते हैं तो एक हाथ में हथौड़ी रहती है और एक हाथ में कील होती है, तो हम बाहुओं को ऊपर करके फिर ऐसे गाड़ते हैं। ठीक है, तो यही ट्रिक है कि इसका श्लोक बाहु, ऊर्ध्व बाहु से स्टार्ट हो रहा है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही याद रहता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस हमें एक हिंट मिलनी चाहिए। आंसर हमारे सामने ही है ना, ऑप्शंस वगैरह सब हमारे सामने, बस थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो वो करेक्ट हो जाता है। मैंने इसी तरीके से याद किया था और मुझे मैक्सिमम 3 सेकंड लगे थे उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने ट्रिक्स से किया था। मतलब आप लोग याद करें नहीं करें वो आप पे डिपेंड करता है, बट जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर उनको पढ़ लिया तो फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, हिंदी कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हाथ में ऊपर थे कि एक हाथ नीचे था कि सिर ऊपर था। ठीक है, तो इस टाइप से हम भूल जाते हैं, बट जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ उसको आप लोग याद रखें ना, कंसेप्ट को ना ध्यान रखते हुए ये फंडे याद रखेंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्व हाथ रख के हम लोग कील गाड़ते हैं, तो इसका श्लोक ऊर्ध्व बाहु से शुरू हो रहा है, तो वो कील है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिखुर। प्रतिखुर, प्रतिखुर में क्या होता है? जिस गर्भ के हाथ, पैर, सिर निकल जाएं। तो कील और प्रतिखुर जस्ट अपोजिट है, ये चीज आप लिख लें। श्लोक देखते हैं। निहि सृत हस्त पाद शिरा। इसका मतलब ये है, निहि मतलब बाहर, ये बाहर की तरफ निकल गए। बट हम कैसे याद करेंगे? खुर, गाय भैंस का खुर होता है, खुर कहाँ कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है, ऊपर तो नहीं होता, नीचे की तरफ होता है। तो निहि से इसका श्लोक स्टार्ट हो रहा है। श्लोक ही पूछा जाता है, हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो श्लोक की टर्म से आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और खुर कहाँ, किसका पार्ट है? काय का पार्ट है। काय मतलब शरीर। ठीक है, शरीर में ही खुर होते हैं नीचे की तरफ। तो देखो काय संगी। ठीक है, वैसे तो काय संगी मतलब जो धड़ है, हाथ, पैर और सिर बेबी का बाहर आ गया है, बट जो धड़ है, पेट, उदर, उरह है ना, वो ब्लॉकेज हो गया है उससे, तो काय संगी। ठीक है, संग हो गया है काय से, इसका मतलब तो ये है, बट हमें ये याद रखना है कि काय में ही, शरीर में ही खुर होते हैं, और कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो इससे प्रतिखुर याद हो जाएगा। बस गाय भैंस याद रखें, उससे ये टिक हो जाएगा। कील से कील गाड़ना याद रखें, उससे हो जाएगा। बीजक देखेंगे। अब बीज, कोई भी एक वृक्ष पौधा लगाने के लिए एक ही बीज पर्याप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ रहा है, वो चीज़ याद रखनी है। देखो, निर्गच्छत्य एक शिरोभुज, है ना, बस एक याद रखना है, एक बीज काफ़ी है एक वृक्ष लगाने के लिए, है ना, एक अच्छा धर्म का काम करने के लिए एक बीज ही काफ़ी है। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। और इसका मतलब है जिस गर्भ में एक हाथ और सिर बाहर निकला है, ऐसे करके गर्भ आ रहा है, बस एक हाथ और सिर आ रहा है, बाकी पूरा अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे परिग।
परिघ से हम पर्दा याद करेंगे। तो इस श्लोक में आवृत आ रहा है, आवृत, आवृत आवरण होता है, ठीक है। तो पर्दे से आवरण हो जाता है, ढक जाती हैं चीज़ें, कमरा ढक जाता है, विंडोज़ ढक जाती हैं, तो एक तरीके का आवरण है, ठीक है। जैसे हम वात पित्त कफ में भी देखते हैं, वात आवृत कफ है, ठीक है। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, जहाँ आवृत आ गया वहाँ परिघ है, ठीक है। पर्दा है और आवरण है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एक चीज़ लिख लेंगे, माधव ने जो बीजक है, बीजक में आचार्य सुश्रुत ने एक हाथ बोला है, बट आचार्य माधव ने दोनों हाथ बोला। अभी मैं बताती हूँ, विमर्श में देखेंगे। पहली लाइन हाईलाइट कर लें, पहली लाइन हाईलाइट करेंगे, कील को माधव ने समकीलक नाम से कहा है, ठीक है। समन, चारों चीज़ें याद हो गई, समन, समन कहाँ चले गए? हेलो, यस मैम। याद हो गई सारी चीज़ें? हाँ मैम, याद है मैम। ठीक है। गोविंद, जी मैम। याद है, समझ आ जी गया? मैम, हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखें, नीचे से तीसरी लाइन देखें, विमर्श में माधव का एक श्लोक है, एक मत है बीजक का, जो मैंने अभी बताया। उसमें उन्होंने क्या बोला? गच्छेद भुज द्वय शिरा स च बीज काख्यः, मतलब द्वय, दोनों भुजाएं और सिर, ऐसे बच्चा आ रहा है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? एक हाथ और ऐसे बच्चा आ रहा है। आचार्य माधव ने ऐसे बोला। तो ऐसे हम लगाते हैं जयकारा। तो माधव क्या है? भगवान है। तो भगवान के लिए हम जयकारा लगा रहे हैं, बोल साचे, ऐसे जो भी जयकारा लगा रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जयकारा लिख लो उसमें पास में, तो ये इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये माधव है, माधव एक भगवान है, कृष्ण भगवान है। उनको हम दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करते हैं, तो ये इजीली याद हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोपाल। गोपाल, यस मैम। बताओ, कील, कील में क्या होता है? कीट में वो होता है मैम, तो ऊपर से मतलब उर्ध्व हाथ और ऊर्ध्व बाहु। हाँ, उर्ध्व बाहु होता हाँ है। हाँ, ठीक है, ठीक है। संजीव, यस मैम। परिघ में क्या होता है? परिघ को हम कैसे याद करते हैं? अरे, कैसे याद करते हैं? ये होनी मुख। परिघ को मैंने कैसे बताया याद करने के लिए? बिजी हो क्या? सुन नहीं रहे हो? सुन रहा। तो हमने कैसे याद किया था? छोटा सा ट्रिक लिख लिया करो। हम पर्दे को लेके बोला था। हाँ गोविंद, गुड। संजीव, याद आया कि सुना ही नहीं है? बिजी हो गया, कहीं बाहर हो? नहीं मैम, भेजिए। याद आया कि एक और बार बताऊं? याद है मैम, वो आप बता रहे थे कि एक हाथ और उसका। ध्यान से सुनो, ठीक है। लिख लो कौन कौन से आचार्यों ने अलग अलग भेद माने हैं। लिखो, सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, सुश्रुत, भाव प्रकाश,
योग रत्नाकर। 4 भेद। हारीत दोष अनुसार 8 भेद। फिर से लिखो सुश्रुत। मूढ़ गर्भ भेद असंख्य। मैम 4 कब बोले जाएगा? क्या? सुश्रुत के अनुसार 4 कब बोलेंगे मैम? ये तो असंख्य बोल दिए। हाँ, ये जो नेक्स्ट वाला श्लोक है ना, यह संख्य क्या ही है। वैसे कायदे से देखा जाए तो कोई भी प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ 4 ही कंडीशन होंगी। कितनी सारी अलग अलग पेशेंट में अगर हम बुखार भी देखें तो कितने सारे असंख्य बुखार भी बोल दिया है, असंख्य गुल्म रोग भी बोल दिया, असंख्य कुष्ठ भी बोल दिया कि कोई भी कुष्ठ, ये सिर्फ इतने ही जो हमने शूद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ 7, 11 ये सब पढ़ा, इसमें ऐसा नहीं होता है ना, सबके अलग प्रकृति, अलग वय, अलग प्रकार होता है, तो उन्होंने असंख्य कुष्ठ भी बोला है। तो इसी प्रकार कितनी सारी प्रेजेंटेशन हो सकती है। माल अगर हम मॉडर्न में भी देखें तो माल प्रेजेंटेशन कितनी सारी हो सकती है। इसलिए उन्होंने बोला हर एक बेबी का अलग स्वभाव होता है, आने का अलग तरीका होता है, तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है ना, कुछ भी ऐसे निश्चित नहीं है कि यही होंगे। एक मैम उन्होंने ऑप्शन में दोनों आते हैं तब कौन सा लगाया जाएगा? दोनों आएंगी तो बोथ लगाएंगे, बोथ ऑप्शन आएगा। मैम 4 भेद से जो बताए थे एक बार नाम रिपीट कर दीजिए। सुश्रुत, माधव और 2 नाम छूट गया। सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर। मुस्ताक, आज बहुत फोन आ रहे हैं क्या तुम्हारे? मैम फोन नहीं आ रहा, डेटा खत्म हो गया, दूसरे से हॉटस्पॉट लेना पड़ा मुझे। ओ, आज तुमने बहुत इंस्टाग्राम चलाया है मतलब। हाँ, थोड़ा सा बचा के रखा करो क्लास के लिए। मैम इंस्टा चलाते ही नहीं, बिल्कुल हम इंस्टा रखते ही नहीं, ना इंस्टा ना ऐप भी कुछ नहीं रखते। तो फिर कैसे खत्म हो गया? मैम हमारे छोटे छोटे भाई है ना, वो यूट्यूब पे जा जाके पूरा डेटा 1080 पे डालते हैं सब। अच्छा अच्छा, चलो घर में हो ना तो ये भी आनंद उठाओ। चलो देखो नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। 6ठा श्लोक। अपना फ़ोन ना ऐसे फ्लाइट मोड पे रख दिया करो। मैं भी कभी जाती हूँ अपने घर, तो मतलब गांव में, मेरा गांव कानपुर साइड है, तो वहाँ पे बहुत सारे कज़िन हैं मेरे, और वो सिर्फ, उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ फ़ोन चाहिए, उन्हें लैपटॉप पे गेम खेलना है। और वैसे भी मेरे फ़ोन में गेम वगैरह नहीं होते, तो मैं फ़्लाइट मोड पे कर देती हूँ। इतने चालू हैं, उन्हें सब पता है, इतने शाणे बच्चे हैं ना हमारे ख़ानदान के, उन्हें सारी चीज़ें पता है, इवन उन्हें पासवर्ड भी पता है, और वो पता नहीं रीसेट करके भी फ़ोन ऑन कर लेते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं भाई, तो बहुत ही संभाल के उनसे फ़ोन रखना पड़ता है ना। मैं सोची थी कि कुछ दूसरा तरीका अपनाएं, पर वो बिल्कुल पता नहीं कैसे मेरे से ज़्यादा वो फ़ोन चला लेते हैं तो फिर चलो देखते हैं। नेक्स्ट असंख्य देखे, श्लोक नंबर 6। इसमें असंख्य संख्या बोल रखी है कि उपर्युक्त चतुर्विध भेद ठीक नहीं है, क्योंकि जब विगुण अपानवाद से पीड़ित वह गर्भ अपत्य मार्ग में अनेक प्रकार से जाता है, तब असंख्य की निश्चित नहीं रह सकती है ना। चतुष्टय प्रकार निश्चित नहीं रह सकते, बहुत सारी प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, यही उन्होंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां श्लोक देखेंगे। इसमें हेडिंग इसमें लिख लेंगे, मूढ़ गर्भ की गतियां 8 होती हैं, सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भी ऑल्सो। पूछा जाता है मूढ़ गर्भ की गतियां कितनी होती हैं। हाँ, मूढ़ गर्भ की गतियां कितनी होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे।
8 होती हैं सुश्रुत माधव भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग ऑल्सो। अब देखो श्लोक नंबर 6 का विमर्श देखेंगे, है ना, इसमें हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे 3 प्रेजेंटेशन सुश्रुत चिकित्सा स्थान में आया हुआ है, उसका श्लोक यहाँ पे निदान स्थान में है। तो ये सुश्रुत अनुसार संग के प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं संग के। तो कौन कौन से हैं वो देख लो सेकंड लाइन में श्लोक नंबर 6 में। ठीक है, तो शीर्षो वैगुण्याद दंशयोर जघनस्य, ये 3 प्रकार होते हैं सुश्रुत चिकित्सा में, इसका वर्णन है। इसमें शिरोगति या न्यूब्ज बोलते हैं, ऊर्ध्व गति को हम न्यूब्ज को हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और अंश गति तिर्यक गति को शोल्डर बोलते हैं। इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस में अटक जाता है बेबी, ठीक है, किसी की हाइट छोटी होती है, पेल्विक मसल्स प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होती है उसके कारण, और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन और जघन्य गति या ऊर्ध्व गति को हम पेल्विक प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बस ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक और न्यूब्ज। समास तस्तु त्रिविधा गति, ऊर्ध्व तिर्यक और न्यूब्ज। आप लोगों ने सुना भी होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है बेबी का, ब्रीच है, ऐसे करके गायनी में हम लोग ये पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। जो गायनी का वर्णन है वो प्रॉपर शारीर स्थान में आया हुआ है। तो शारीर श्रेष्ठ है तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट मूड गतियाँ देखो कितनी होती हैं, 8। कौन कौन सी हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, नाम याद नहीं करने, सिर्फ संख्या याद करनी है। विमर्श में देखेंगे 1 2 3 करके लिखा है, सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। स्विक पादयोद पादोदय जानुदय पार्श्व अवतरण और भ्रंश हस्त स्कंदोदय जटिलोदय प्रतिकूल। हाईलाइट कर लो इसको, 7वां और 8वां पाद जानुदय ना। वाग्भट ने 7वां और 8वां मूर्गर्भ को विष्कंभ नाम से लिखा है। ऐसे पूछा जाता है विष्कंभ नाम किसने दिया है, किसके अकॉर्डिंग है। वी फॉर वाग्भट, वी फॉर विष्कंभ, इस टाइप से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 7। अब पूर्वोक्त 8 मूर गर्भ के प्रकारों में अंतिम 2 असाध्य हैं। ठीक है, ये क्या है, असाध्य। जब हम विमर्श देखते हैं इसी श्लोक नंबर 7 का, जहाँ पे वाग्भट के अकॉर्डिंग हमने देखा था, जैसे हम विष्कंभ कहते हैं, उसी के आगे एक श्लोक है, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है शस्त्र धारण, मतलब ये शस्त्र से ही ठीक होते हैं, सर्जरी ही इनका ट्रीटमेंट है। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने असाध्य बोल दिया है। शेष में भी यदि स्त्री इंद्रियों के अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो गई है, मतलब बेहोश हो गई है स्त्री, आक्षेप योनि भ्रंश, हाईलाइट करें, इंद्रियार्थ आक्षेप योनि भ्रंश, योनि संवरण, मक्कल, श्वास, कास, भ्रम, अगर ये लक्षण हो रहे हैं स्त्री को, लेडी को, जो प्रेग्नेंट वुमन है, तो फिर उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। वाग्भट ने भी समान ही माना है। ये सेकंड लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये उपद्रव है मूढ़ गर्भ के, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब प्रसव के कारण देखेंगे 9 और 10 श्लोक। ठीक है, मुस्कान, तो प्रसव के कारण 2 होते हैं। ठीक है, एक तो कालस्य परिणामेन मुक्त वृंताद यथा फलम, और एक स्वभाव।
ठीक है। कई बार 7वें महीने में, 6ठे महीने में भी डिलीवरी हो जाती है और वो बाद में बिल्कुल एक हेल्दी चाइल्ड की तरह होता है, ठीक है। तो एक काल है, काल के स्वभाव से प्रसव होता है और एक स्वभाव है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, वो अपने बंधनों से मुक्त होकर जन्म ले लेता है, जन्म ग्रहण करता है। बिना काल पूरा हुए फल तथा गर्भ दोनों अपने अपने स्थानों से गिर नहीं सकते, ठीक है। यह ध्रुव जानो, मतलब निश्चय ही जानो। ठीक है। तो यदि कच्चा आम है तो वो गिर नहीं सकता, वैसे ही गर्भ को बोला है कि अगर वो कच्चा है, परिपक्व नहीं है, तो वो आ नहीं सकता। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हों वो बात अलग है, कृमि लग गए, किसी ने पत्थर मार दिया, चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें अलग उसमें लेंगे। बट काल मेन कारण, काल स्वभाव दो याद रखेंगे। गर्भ विश्युति, नेक्स्ट 11वां नंबर का श्लोक देखेंगे। 3 कारण है इसमें। अकाल में क्यों हो जाता है प्रसव, है ना, क्यों डिलीवरी हो रही है, पहला कारण है कृमि, सेकंड है वात और थर्ड है अभिघात, ट्रॉमा। ठीक है। 12 संख्या याद करेंगे। गर्भ विश्युति के कितने कारण होते हैं, प्रसव के कितने कारण होते हैं, गर्भ की गतियाँ कितनी होती हैं, मूढ़ गर्भ कितने होते हैं, बिल्कुल संख्या ऑन पॉइंट होनी चाहिए। सभी को याद भी हो गया होगा, हमने बहुत ही आराम से धीरे धीरे भी पढ़ा है। नेक्स्ट देखेंगे गर्भ स्त्राव तथा गर्भपात। अब दो चीज़ें हैं, स्त्राव हो रहा है ना। स्त्राव हम मान सकते हैं, कुछ भी अगर लिक्विड है तो उसका स्त्राव होता है ना, धीरे धीरे रिश्ते हुए योनि मार्ग से निकलना, वो क्या होगा, स्त्राव होगा, ठीक है। तो अगर गर्भ पहले 4 महीने तक है, इसमें 4 महीने अवधि लिखी हुई है, अन्य आचार्यों ने अलग अलग अवधि बता रखी है गर्भ स्त्राव की, तो इसको ऐसे याद रखें, स्त्राव मतलब वो अभी सेमी लिक्विड है। तो आप लोगों को पता है कि पहले 1.5 महीने तक प्लेसेंटा नहीं बढ़ती है ना, जो भी उसका फ्लूइड है, आसपास का ब्लड है, एंडोमेट्रियम है, उससे ही उसे पोषण मिलता है, ठीक है। तो वो अभी सेमी लिक्विड कंडीशन में है, तो उसको हम स्त्राव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, गर्भ धारण दिन से चतुर्थ मास तक, गर्भ के नष्ट होने तक गर्भ स्त्राव बोलेंगे, अबॉर्शन बोलेंगे, ठीक है। अब गर्भपात क्या बोलेंगे, आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। अब प्लेसेंटा बन गई है, पाथ, किसी भी भारी चीज़ को हम पाथ बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम मिसकैरेज बोलेंगे। लिखेंगे चरक और भोज ने 3 महीने तक गर्भस्राव माना है। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे असाध्य मूढ़ गर्भ के लक्षण। असाध्य मूढ़ गर्भ, इसमें एक चीज़ है, सेकंड हाफ में देखो, नीलोद्धरिता हंती, है ना, नील, साइनोसिस, नीला कलर होता है ना, तो इस टाइप से भी हम याद कर सकते हैं। जो स्त्री सिर को अधिक हिलाती हो, पटकती हो, जिसके हस्त पाद आदि अंग शीतल हो गए हों, ठंडे हो गए हाथ पैर, जो बेहोश होने से, स्वांग रक्षक में असमर्थ होने से, निरपत्रता, लज्जा रहित सी मालूम पड़े, जिसकी नसें, धमनियाँ नीली और उभरी हुई दिखाई हो, वह गर्भ को मार डालती है, ठीक है। तो उसे रिलैक्स रखना है, खुश रखना है। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी की है, तो काफ़ी दुर्गति होती है, बड़ा वो अपशब्द सुनती हैं, पिटती भी हैं, तो मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें अगर हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं ना। तो कई बार 2-3 बार ही मैंने देखा है इंस्टेंट डेथ होते हुए बेबी की, और वो सिर्फ डॉक्टर और नर्स के
गलती के कारण हुआ, और फिर उन्होंने बाद में रीज़न लगा दिया कि हार्ट रेट स्लो थी, और ये साइनोस्ड था, और इसने मल त्याग कर दिया था, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं छुपाने के लिए, बट वो सिर्फ एक अच्छी तरीके से प्रॉपर गाइडेंस ना मिली हो ना, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर नहीं आते हैं, नर्सेज जो सीनियर नर्स होती हैं वही करती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना। सभी के नहीं बता रही हूँ, जहाँ मैंने किया था वहाँ पे ऐसा काफ़ी अच्छा माहौल नहीं था प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके। ठीक है, तो ये नीलोद्धित सिराहंती, इसको याद रख लेंगे। जहाँ भी ये वर्ड आ गया, नीला मतलब साइनोसिस मतलब मृत, ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। अंतर्मृत गर्भ लक्षण, ये रेफरेंस है श्लोक। अंतर्मृत गर्भ, गर्भ स्पंदनम आविनाम प्रणाशः श्याव पांडुता, पैलर और साइनोसिस दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, है ना। अंतर्मृत, अगर अंदर ही गर्भ में ही मर गया बच्चा तो क्या क्या होगा, गर्भ का स्पंदन नहीं होगा, है ना, हार्ट रेट नहीं होगा, आवी मतलब प्रसव पीड़ा, जो लेबर पेन होते हैं उसे हम आवी कहते हैं, वो नहीं होंगे, चेहरे और शरीर पर श्यावता पांडुता रहेगी, और श्वास में बदबू आएगी, पूतित्वम श्वास, पूतित्वम शूल, है ना, श्वास में बदबू, तथा बस्ती गर्भाशय उदर में शूल। बहुत प्रिकिंग पेन होता है जब गर्भ मृत हो जाता है और लंबे समय तक वो उदर में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी इनसाइड वुमेन्स बॉडी, ठीक है। तो बहुत पेन होता है, बहुत दिक्कत होती है, कई बार अगर नॉर्मल डिलीवरी से नहीं निकलता तो फिर हमें सीज़र से मृत गर्भ निकालना पड़ता है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। एक बार मेरे साथ हुआ था कि अराउंड 3 बजे एक पेशेंट आई, और हम लोग ऐसे चेयर में ही बैठे बैठे थोड़ा ऐसे सो रहे थे, प्रॉपर लेटे हुए नहीं थे, और वो जस्ट ऐसा था, उसका एक मृत स्टिल बर्थ था, उसमें एक हाथ बाहर आ गया था, और बहुत ही जल्दी में, ना तो हम उसका कुछ टेस्ट कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसी कंडीशन थी कि लेटाओ और निकालो। उस टाइम बस ऐसे पकड़ लिया था, एक ही ग्लव मैं पहन पाई, उतना ही मुझे टाइम मिला, दूसरे हाथ से मैंने उसको पकड़ ही लिया, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। वो मेरे लिए सबसे डेंजरस और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। फिर दूसरे को बोला, हाथ पूछा, और फिर दूसरा ग्लव पहना, वो निकलने के बाद मैंने ग्लव पहना। बहुत ही गंदी स्मेल आती है, क्योंकि वो अंदर से पूरा कूट जैसे बोलते हैं, सड़ जाता है, ठीक है। काफ़ी समय हो गया था, उसको पता भी नहीं चला, है ना। गांव में होता है ऐसा कई बार कि वो अपने काम में व्यस्त रही, काम वगैरह में, उसको पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद वो जो लेडी थी वो बोल रही थी कि मुझे दिखा दो, मेरा बच्चा मर गया, मुझे दिखा दो, और वो बिल्कुल ऐसा इतना पतला सा उसका सिर हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट था योनि मार्ग से काफ़ी देर से, तो जो गोल सिर होता है वो ऐसा हो गया था, तो उसकी आँख नाक इतना वो डेंजरस सा दिख रहा था, और वो रो रही थी कि मुझे मेरा बच्चा मैम एक बार आप डाली थी फोटो शायद। नहीं, वो तो मिस कैरेज था, हाँ, वो भी एक कंडीशन थी, बट ये जो था ये 9 मंथ में हुआ था। 9th मंथ में मतलब वो फुल बेबी था, फुल टर्म बेबी था, और वो ऐसा हो गया था, मतलब एक डंडे की तरह हो गया था। कैन यू इमेजिन, उसका पूरा आँख नाक मुंह और लंग्स सब ऐसे एक डंडे की तरह, और बहुत, उसकी तो फ़ोटो भी नहीं ले सकते थे, पूरा उसने ओटी में जो गंद मचाई थी, बहुत मुश्किल था उसको हैंडल करना, पूरा मेरा कपड़े वगैरह सब सन गए थे ब्लड में और फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, और उसकी प्लेसेंटा भी बड़ी मुश्किल से निकली। तो बहुत वो विचित्र था। जो मैंने डाला था वो आई थिंक 3.5 वो 4 महीने का बेबी था ना वो। उसके बाद तो
काफ़ी सारे पेशेंट्स थे, फिर मैं डाली नहीं, मेरे मैडम ने बोल दिया ऐसे मत डाला करो, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग तुम क्या करती हो, क्योंकि ये थोड़ा गलत होता है ना, एबॉर्शन और ये सारी चीज़ें ना लीगल नहीं है। ऐसे रूल में भी आया है 20 वीक्स तक हम करवा सकते हैं एबॉर्शन, बाकी अब तो और एडवांसमेंट हुआ है, 24 वीक तक परमिशन मिल जाती है, ठीक है, एबॉर्शन की। खैर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट होते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। चलो हम देखते हैं आगे, लास्ट श्लोक हमारा बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। गर्भ मृत्यु के कारण, तो 2 कारण होते हैं, मानस और आगंतुज। माता के शोफ आदि मानसिक और आगंतुज कारण हो सकते हैं गर्भ के मृत्यु के, ठीक है। इसलिए हमेशा खुश रखना चाहिए, जो उसे पसंद है वो उसे देना चाहिए, सारी चीज़ें। मानस और आगंतुज दोनों ही कारण बताए गए। लास्ट श्लोक देखेंगे कि गला घोटकर मारे हुए बकरे के समान मारी हुई स्त्री की कुक्षी यदि स्पंदन करती हो तो उसी तरह तत्काल उस कुक्षी का उत्पाटन भेदन कर उस जीवित बच्चे को निकाल देना चाहिए। अगर लेडी जो है, मदर जो है वो मर गई है, तो हम बच्चे को बचा सकते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा ये कि जो डेथ होती है आफ्टर डेथ, जो ऑर्गन डेथ होती है, उसमें सबसे लास्ट में गर्भाशय की डेथ होती है ना, इसलिए प्रकृति ने ऐसे बोला है कि इन केस अगर वो प्रेग्नेंट है तो कम से कम बच्चा बच जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, मदर मर गई है, तो फटाफट से उदरपाटन करके बच्चे को बचाना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने, लिख लेना, पाठयित्वा उद्धरेण भिषक, ठीक है। एक अष्टांग संग्रह ने एक गर्भस्राव में एक मत दिया है, वो लिख लेंगे फटाफट से। यदि 3 मास के पूर्व ही रक्तस्राव हो जाए यदि 3 मास के पूर्व ही रक्तस्राव हो जाए तो गर्भ नहीं ठहरता, गर्भ नहीं ठहरता, क्योंकि गर्भ में गर्भ का सार भाग निकल जाता है, ठीक है। जो सार भाग है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाता, वो निकल जाता है। इसलिए अगर फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्रेग्नेंट कंसीव हुई लेडी का सबसे ज़्यादा एबॉर्शन के चांसेस फर्स्ट 3 मंथ में ही होते हैं ना, 80 to 90% एबॉर्शन के चांसेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं, तो वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी उसमें रक्त या कुछ भी ऐसे स्राव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, होपफुली सभी को समझ आया होगा। एवरीवन गेट इट? गुड इवनिंग एवरीवन।